चर्चा में शामिल करते हैं हमारे सभी मेहमानों को। अब के शर्मा साहब, इससे पहले हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, अब हम रोहिलखंड की बात कर रहे हैं। तो रोहिलखंड के अंदर हमने ये देखा कि गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी खास तौर पर, क्योंकि यहां पर आरएलडी का बहुत उतना प्रभाव नहीं है, तो वो आपसे 21 साबित हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप नंबर 1 पार्टी बनकर के उभरते हुए हमको दिखाई दिए। सौरभ जी, देखिए, मैं किसी ओपिनियन पोल या इस तरह के पोल का कोई विरोध नहीं करता, और मैं हमेशा कहता हूं ये एक ट्रेंड को दर्शाता है, एक दिशा दिखाता है, और इसको हम दिशा के रूप में ही माने तो मुझे लगता है अच्छा है। ये मेरी सोच है। बाकी मीडिया है, स्वतंत्र है, ओपिनियन पोल करने वाले स्वतंत्र हैं, जो उनके सामने चीजें आएंगी वो बताएंगे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सौरभ जी क्या है, और अब यदि ओवरऑल आप देखेंगे तो हम हर जगह बढ़त पर आपको नजर आएंगे, और निश्चित तौर पर जो है हम अपनी सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से ज्यादा 300 सीटों से ज्यादा सीट लेके हम जो है अपनी सरकार बनाएंगे। इसका कारण, मैं पिछली बार भी आपके साथ डिबेट में था, तब भी मैंने कहा था कि ये हमने भ्रांतियों को तोड़ा है, और ये हमारा कोई गट फील, मैं कहता हूं, मैं ये बात बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, ये सारे चुनाव ये दर्शाते हैं कि हमने जातिगत धर्म के आधार पर जो ये वोटों का जो डिवाइडेशन लोग करते हैं, उससे जो है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ऊपर जा चुकी है। आप इसको समझिए इस ढंग से, जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, इस सारे चीजों से ऊपर उठकर जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने विकासवाद को अपनाया, और यही कारण था कि 2014 के बाद लगातार उतनी ही, भले पहले से ज्यादा बड़ी मार्जिन के साथ जो है हम यहाँ उत्तर प्रदेश में हमें, अब ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी एक क्षेत्र में आप आगे दिखाई दिए, दूसरे में हमें सपा आगे दिखाई दे रही है। अभी ओवरऑल ट्रेंड बाकी हिस्सों में कैसा है उस पर हम बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीनियर लीडर सत्यदेव पचौरी जी, कानपुर से सांसद हैं लोकसभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पचौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और जी, ओपिनियन पोल का मोटा ट्रेंड जो है वो ये कि अभी तक की सीटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जहां पहले चरण में मतदान होना है, वहां आपकी पार्टी लीड लेती हुई खास तौर पर दिखाई दे रही है। आपको उम्मीद है कि ये ओवरऑल स्टेट का ट्रेंड है? देखिए, मुझे याद है कि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होगा, जाट नाराज हैं, ये नाराज हैं, किसान नाराज हैं। आज आप कह रहे हैं कि लीड ले रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। वो इसलिए लीड ले रही है कि 2014 से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे 17 से प्रदेश की सरकार हो, निरंतर सबके विकास के लिए काम किया है। सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास के साथ काम किया है, बगैर किसी मजहब के भेद के हुए सबको योजनाओं का लाभ लिया है। इसलिए समाज का सभी वर्ग फिर ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि ये विकास की जो काम शुरू हुए हैं ये आगे भी जारी रहे, ये उत्तर प्रदेश का विकास हो। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा संभावना वाला प्रदेश है देश में, सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकता है, सबसे ज़्यादा यहाँ उद्योग स्थापित हो सकते हैं, और ये उद्योगों की जो श्रृंखला 4 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में, ये लोगों को आशा का केंद्र बना हुआ। आप देखें, जेवर एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट आज बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इससे पहले कभी नहीं बना था। इंटर कनेक्टिविटी पूरे देश में शुरू हो गई है जगह जगह, और आप देखिए रेलवे में सुधार हो रहा है, एयर में सुधार हो रहा है। जी ठीक है, हर जगह। तो आप भी ये मानते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो काम पर बनेगी, और ये जो लोग जो अलग अलग एनालिसिस जो है वो जातिगत आधार पर किया जा रहा है या समुदाय के आधार पर किया जा रहा है, जिसका आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है, आपको लगता है कि वो फैक्टर नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ जातिगत कोई फैक्टर नहीं, हम टिकट भी जातिगत आधार पर नहीं देते हैं। और हम देखिए, आप क्लीन स्वीप करेंगे, आप देखिएगा, पहले जो 3 से थी
फिर से 300 के पार। ठीक है सर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सीटों का एनालिसिस जो अब तक सामने आया है वो भी अब हम आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी राय रखिएगा। रोहिलखंड में बीजेपी और उनके सहयोगी 22 से 24 सीट जीत सकते हैं। 52 सीटों में से 22 से 24 सीट बीजेपी और उनके सहयोगी जीत सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन 28 से 30 सीटें यहां पर जीत सकती हैं। तो 52 सीटों में से 28 से 30 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य के लिए बुरी खबर यह है कि रोहिलखंड में उन्हें एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी पूरी तरीके से रोहिलखंड को आप बाइपोलर कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए 28 से 30, तो बीजेपी के लिए 22 से 24। तो जो परसेंटेज ट्रेंड था वही सीटों में भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इस बार रोहिलखंड में बीजेपी को 14 से 16 सीटों का नुकसान हो रहा है। अब नुकसान की भी हम बात कर लेते हैं, कितना नुकसान हो रहा है। 14 से 16 सीटों का नुकसान हो रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी में प्लस हो रहा है। 14 से 16 सीटों का फायदा हो रहा है, क्योंकि रोहिलखंड हमने आपको बताया कि पिछली मर्तबा क्लीन स्वीप यहां से करने में बीजेपी कामयाब रही थी, तो जाहिर है वहां से नुकसान तो सपा गठबंधन का फायदा। रोहिलखंड में बाकी किसी भी पार्टी का खाता ना पिछली बार खुला था, ना इस बार खुलता नजर आ रहा है। फाइनल जी वही ट्रेंड है जो आपने वेस्टर्न यूपी में देखा कि कांग्रेस पूरी तरीके से बाइपोलर लड़ाई है, इसमें नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस, नहीं दिखाई दे रही बसपा, और नुकसान हो रहा है तो बीजेपी को हो रहा है, फायदा हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अब जब हम ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तब देखेंगे कि किसको कितना नुकसान और किसको कितना फायदा हुआ, कि हम ये तय कर पाएंगे कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। मनोज जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। रोहिलखंड की नंबर 1 पार्टी बनती दिखाई दे रही है आपकी पार्टी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, हापुड़ हो, सौरभ, मैं सभी जगह अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ घूम के आया हूं, जब वो प्रेस कर रहे थे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वही किसान है जिसके घरों के लोगों ने 700 किसानों जो शहीद हुए हैं उनमें उन घरों से निकले हुए लोगों ने भी शहादत दी है। और उन किसानों को 15 दिन में गन्ने के भुगतान करने के संकल्प को किसी ने जमीन पर उतारने का प्रतिबद्धता करी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करी है, जयंत चौधरी ने करी है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब के मूल्यों का हमेशा अनुसरण किया है, उस किसान मनस्क जगह है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है। वो किसान उस पर जो किसान है वो सबसे ज्यादा गन्ने की खेती पर आधारित किसान है, और वहां गन्ना का मूल्य और गन्ने का भुगतान ही तय करता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का वोट किधर होगा। और उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 16,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने बकाया रखा है। चाहे आप वो मेरठ के चीनी मिल को देख लें, सहारनपुर के देख लें, चाहे लखीमपुर खीरी तक आ जाए, जहां किसानों पर बर्बरतापूर्ण भारतीय जनता पार्टी। मैं तो सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री को भी, वो कह रहे थे गन्ने की बात वो सरकार और वो पार्टी तो ना करे जिन्होंने चीनी मिलें बेच दी थी औने पौने दाम में। हमने तो चीनी मिलें खोली हैं। कम से कम उस प्रधानमंत्री को किसी बेचीकरण के नाम पे तो शर्मिंदा होना चाहिए, जिन्होंने देश की एयरपोर्ट बेच दी, जिन्होंने देश की रेलवे बेच दी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, अभी सांसद जी बात कर रहे थे कि रेलवे कितना बढ़िया काम कर रहा है, आपने नहीं देखा आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड में किस तरह से विद्यार्थियों पर लाठियां चार्ज की गई हैं अपने हक को मांगते हुए। तो उत्तर प्रदेश का किसान अब ये जान चुका है, रुहेलखंड ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल तक का किसान जान चुका है कि उसको सकारात्मक और उसको रचनात्मक राजनीति के तहत, मीनाक्षी खत्म कर रहा हूं, कम से कम क्षमता का भाव रखिए। अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि अगर किसानों के लिए फार्मर कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा, स्पेशल पैकेज भी लाना पड़ेगा कि किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान के फसलों का उचित मूल्य कैसे मिले। ऐलान किया हमारे एलायंस ने, जयंत चौधरी और आदरणीय अध्यक्ष जी ने, कि हम जितने फसल हैं जिसका एमएसपी मूल्य तय है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार में एमएसपी के कीमत पर समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा मनोज जी, चलें ठीक है, आपने वादे किए हैं, ये बीजेपी कहती है हमने वादा पूरा किया है। ये कहते एक सेकंड नहीं कहते हमने 1 लाख तक का कर्ज छोटे सीमांत किसान का हमने उसको माफ कर दिया, हमने 6-6 हजार रुपया किसान के खाते में डाला है। गन्ने का भुगतान जितना हमने किया उतना पिछली 2 सरकारों ने किया, हमने गन्ने का मूल्य भुगतान। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो ये लोग कहते हैं, आपके आरोपों का जवाब देने के लिए आप बीजेपी के लोग बैठे हैं। इसके अलावा तो वो ये भी कहते हैं कि जो आपके कार्यकाल
में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, वो भी योगी आदित्यनाथ को सरकार में आने के बाद करना पड़ा। के शर्मा जी इस पर जवाब देते जरा आपके आरोप पर। एक मिनट यादव जी, मनोज जी एक मिनट। देखिए मीनाक्षी जी ने अच्छा याद दिलाया, 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया था जब अखिलेश जी की सरकार गई थी। इन्हीं गन्ना किसानों के 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ था। वो भुगतान भी जो है योगी सरकार ने किया। 1 करोड़ यानी 1,47 यानी जो गन्ना किसानों के जो भुगतान है 100 करोड़ 47 लाख समथिंग का भुगतान उसमें हुआ है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो हमने उनका जो है अभी ये कह रहे चीनी मिले की जब आपने बात की तो ये भाग गए रेलवे में। ये जवाब नहीं दे पाए ये कि आखिर चीनी मिले इनके समय इन्होंने क्यों बंद किया, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। ये भाग गए एयरपोर्ट यहाँ वहां, कहां की कौन सी रेलवे, एक लाइन बता सकते हैं रेलवे की कहां भी की है? केवल झूठ बोलने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी की सरकार, जो माफियाओं की सरकार है, जो भ्रष्टाचार की सरकार है और जो झूठ बोलने की परंपरा है, पूरे देश ने आज ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे। आप तो पिछले 5 साल में रहे वही सरकार में, आप तो 4 टाइम यहां पर उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में सरकार चली है, क्यों नहीं किया आज तक आपने? नहीं, लेकिन जो किसानों की बात है शर्मा साहब, किसानों की बात जो है, देखिए किसान तो पूरे देश में ऐसे ही पूरे प्रदेश में भी है, केवल रोकेल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना तो यह है कि गन्ने का अभी भी 1-1 साल का बकाया। हम राकेश टिकैत से बात कर रहे थे अभी 2 रोज पहले, उन्होंने कहा जो गन्ना मंत्री हैं उनके परिवार में भी खेती होती है गन्ने की, उनके परिवार को मिल गया हो मूल्य इस साल का तो बता दें। नहीं देखिए ऐसा है कि टिकैत साहब क्या बोलते हैं, ये तो मुझे सौरभ जी उन पर कमेंट करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि साल भर से आपने उनके लगातार बयानों को सुना है। कोई बयान पर वो खरे उतरे हैं आज तक? हर बयान उनका ये होता है जो बिना तथ्यों के, बिना नीतियों का। तो जब आप बात करेंगे यहाँ की कि आपने आंदोलन क्यों किया तो बात करेंगे वहां की, तो ये इसलिए ये एक प्रवृत्ति बन गई। कुल मिला के उनको अपरोक्ष रूप से हमारा विरोध करना, तो इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः उस बात पे आता हूँ, आज विषय जो है आपकी इसका है सर्वे का। मैं पुनः आपसे एक चीज पूछता हूँ कि यदि 2014 में मान लीजिए आपके सर्वे बैठे हैं, 2014 में हम 73 सीट जीतते हैं, तो क्या उस समय मुस्लिम और यादव का वो नहीं हुआ था? यदि 2017 में यदि हम 324 सीट जीतते हैं तो क्या गठबंधन नहीं हुआ? जैसा ये गठबंधन बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, यहाँ पर इतना बड़ा पोलराइजेशन हो गया, ये हो गया। है कि बीएसपी का वोट शेयर अच्छा था, भले ही सीटें ना आई हो, लेकिन बीएसपी का वोट शेयर ऐसा नहीं था कि बेहतर नहीं था। इसलिए मैं एक बार फैजान जी को इस चर्चा में ले आती हूँ। फैजान जी देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, फिर चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर वो रोहिलखंड हो, बीएसपी के लिए वहां तो फिर भी कुछ था, यहाँ तो वो रोहिलखंड में गिनती में भी नहीं। मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं आपको आपके दर्शकों को बता दूं कि खासतौर से बहुजन समाज पार्टी सर्वे पोल्स पे नहीं मानती है और हमने इसमें याचिका भी दे रखा है आपके चुनाव आयोग को भी और हाईकोर्ट में भी दे रखा है कि इसे चुनाव से पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि एक नाटक की तरह सामने आता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बनती है। इसका उदाहरण मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ, मैं जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरह। सी वोटर्स के आपने स्टिंग ऑपरेशन देखे, तमाम तौर पर एलिगेशन देखें, कई टीवी चैनल पे मैंने जब ये कहा तो कुछ आपके जितने भी सर्वे पोलर हैं उन्होंने माना भी इस बात को कि हाँ सर्वे कुछ लोग पैसा लेके भी करते हैं और दिखाते भी इस तरह से। तो इन सब चीजों को आपने याचिका तक की बात की उतना तो ठीक है। अब आप किसी का व्यक्तिगत किसी आदमी के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा सौरभ भाई आपका सम्मान करते हुए मैंने इसीलिए कहा कि मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। हाँ, बस मैं इतना ही आपसे कहना चाह रहा था। और किसी का भी नाम ना ही ले तो बेहतर है, और किसी का भी नाम क्या ले रहे हैं, आपको किसी पर भरोसा नहीं है वो अलग बात है। लेकिन हमारे अगर आपको ये आरोप मुझ पर लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं तो अभी कह दीजिए साहब कि हम ऐसी बात समाज पार्टी का किरदार नहीं है, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते। हाँ, मेरा ये हक है ये बताना कि सर्वे पोल्स पे जनता को गुमराह करने के लिए आज के डेट में बने, ये मैंने कह दिया। बाकी तब भी आपके स्वतंत्र है, आप दिखाते रहिए, आप चैनल्स को दिखाइए। चुनाव आयोग पे एक्शन लेना होगा एक्शन लेगा, रोकना होगा रोकेगा, हमें उस पर कोई बात देता नहीं। ठीक है, रही बात आपने इस पे बात की मुद्दे पे ये बात जरूर मैं कहूंगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने कहा, आपने देखा कितने चालाकी से उन्होंने कहा। सौरभ जी, मैं आप जैसे पत्रकारों से उम्मीद नहीं कर रहा था कि आपने इनसे एक सवाल नहीं पूछा। इन्होंने बताया कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट बताइए, लेदर फैक्ट्री से लेकर कितने नुकसान कानपुर के फैक्ट्रीज को हुआ बीजेपी के सरकार में, ये सांसद जी बैठे हुए पता चल जाएगा। दूसरा, कागजी और जुमलेबाजी में तो सारे पैसे आए हैं, पर जमीन पे कहां पैसे उतरे हैं? अगर जमीन पे पैसे उतरे होते तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी इस कदर नहीं बढ़ी होती सौरभ जी, जो आप लोग लगातार सर्वे करके अपना दिखा भी रहे जनता के सामने। दूसरी बात, आपने काका साहब को भी सुना, उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, शायद उन्हें पता है कि नहीं पता, सर्वे पे इन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया हुआ है, लेटर दिया हुआ है। मैं मुद्दों पे बात करता हूं। के शर्मा जी ने चीनी मिल की बात की। आप बताइए, अगर किसानों के साथ अगर ये टिकैत साहब जब लखीमपुर खीरी में कंप्रोमाइज कराते हैं टैनी साहब वाले कुचलने के मामले में, तो वहां पर टिकैत साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे हो जाते हैं। जहां टिकैत साहब भारतीय जनता पार्टी के मुखालफत कर रहे हैं, वहां टिकैत साहब गंदे हो जाते हैं। तो दोहरा मापदंड कब तक, सौरभ भाई से सवाल करिए, कब तक दोहरा मापदंड चलाएंगे? अच्छा, चलिए, बहुजन समाज पार्टी ने गन्ना किसानों का मूल्य दोगुना किया था सौरभ भाई, 125 से हमने 250 किया हुआ था, पर इन्होंने नहीं किया, मात्र 25 रुपए 5 सालों में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।